बच्चों जैसे कि हम आपको बताएं कि सॉल्ट एनालिसिस जो चैप्टर है ये मुख्य रूप से एडवांस पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि जे मेंस में नहीं आता है पर यदा कदा एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अब जब पहले एक ही पेपर हुआ करता था तो चांसेस बहुत कम थे, लेकिन अब तो यहाँ पर बच्चों 4-4 सेशन होते हैं जे मेंस के, तो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो लेकिन एडवांस पर्पस में तो क्वेश्चन भरपूर आते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये एडवांस के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। जे मेंस में आपको रफली इसका एक आइडिया होना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करें बच्चों। आज हमारे सेशन में देखते हैं हम सॉल्ट एनालिसिस, लवण विश्लेषण। ठीक है, तो नोट किया हमने पहले यहाँ पर, इसको हम इंग्लिश में नोट कर लेते हैं, सॉल्ट एनालिसिस, और इसको हमने हिंदी में लिखा लवण विश्लेषण। लवण विश्लेषण ठीक है, तो ये अपने पास चैप्टर का नाम हुआ। और बच्चों इस चैप्टर को हम मुख्य रूप से यदि स्कूल लेवल की बात करें तो स्कूल में जो केमिस्ट्री लैब होती है वहां पर इसका अध्ययन कराया जाता है। केमिस्ट्री लैब के अंदर जितने भी यहाँ पर लवण होंगे उनके बारे में डिटेल दी जाती है और उनके आयनों का परीक्षण वहां पर हमसे खुद कराया जाता है विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों केमिस्ट्री में यदि हम बात करें तो ये प्रैक्टिकल की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट चैप्टर अपने यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं लवण। लवण का विश्लेषण मुझे यहाँ पर करना है। लवण का मीनिंग क्या हो बच्चों कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो वहां पर लवण का निर्माण हो सकता है या होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पर कोई भी अम्ल क्षार लिया और दोनों को मिला के हमने वहां पर लवण तैयार कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने नोट किया इसको, जैसे मान के चलते हैं कि लवण कैसे बनता है। लवण को यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब अम्ल यानी एसिड प्लस बेस मतलब क्षार अभिक्रिया करते हैं तो मुख्य रूप से क्या बनता है बच्चों, वहां पर सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, प्लस वहां पर वाटर भी मुक्त होता है। जैसे हम यहाँ पर एक अभिक्रिया को नोट कर सकते हैं, जैसे अपने पास में मान के चलिए एसिड है H2SO4 और यहाँ पर क्षार के रूप में हमने लिया, क्या ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों को यदि आप मिलाते हैं तो यहाँ पर इसका धन इसका माइनस दोनों अभिक्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण होगा कौन सा, कैल्शियम का सल्फेट यहाँ पर बन जाएगा, प्लस वाटर यहाँ पर फ्री किया हमने 2H2 वहाँ पर वाटर फ्री कर दिया। तो भाई इस प्रकार से हम अम्ल क्षार की अभिक्रिया के द्वारा लवण का वहाँ पर निर्माण करते हैं। तो ऐसे केमिस्ट्री में अपने पास बच्चों हजारों लवण होते हैं, कई प्रकार के लवण होते हैं, उनमें हमें कई प्रकार के आयन मिलते हैं। यदि हम इसके लवण की बात करें तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट में आपको यहाँ पर दो प्रकार के आयन दिखाई देंगे। नंबर एक पर है यहाँ पर कैल्शियम प्लस आयन और यहाँ पर अपने पास कौन सा बच्चों, यहाँ पर सल्फेट आयन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास में कौन सा बच्चों, ये हो गया धन आयन, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हम धन आयन है, और ये हो गया अपने पास में यहाँ पर ऋण आयन। ऋण आयन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि बच्चों ये जो धन आयन है, जो कैल्शियम प्लस 2 आयन हमने यहाँ पर नोट किया है, ये हमें क्षार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ बच्चों, क्षार से, क्योंकि कैल्शियम क्षार में उपस्थित था। तो ये जो कैल्शियम आयन है वो लवण में कहां से आया बच्चों, क्षार से आया है। इसलिए हम इस आयन को क्षारीय मूलक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बेसिक रेडिकल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम आयन हमें इस लवण में प्राप्त हुआ है, किससे बच्चों, क्षार से प्राप्त हुआ है। अतः इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्षारीय मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको यहाँ पर हम क्षारीय मूलक कहेंगे। ओके, क्षारीय मूलक इसको कहा जाता है। साथ ही हम देखें बच्चों सल्फेट की बात करें, सल्फेट आयन ऋण आयन होता है, इस पर आवेश हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, और ये माइनस आयन जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमें यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा प्राप्त हुआ है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल पता है यहाँ पर सल्फेट है, सल्फेट प्राप्त हो रहा है हमें कहां से, अम्ल से प्राप्त हो रहा है। तो लवण में जो सल्फेट आता है वो हमें यहाँ पर अम्ल से प्राप्त होता है, अतः इसे हम अम्लीय मूलक कहेंगे, या इसको हम एसिडिक रेडिकल के नाम से भी जानते हैं। तो ये नोट किया हमने यहाँ पर, ये क्या है, अम्लीय मूलक है। तो इससे कहा हमने बच्चों यहाँ पर क्या, अम्लीय मूलक नाम दिया। तो भाई हमारे केमिस्ट्री में ऐसे काफी सारे क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक हैं जिनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं बच्चों, लवण बनाते हैं। अब यदि हम इस प्रकार से काफी सारे लवण को परस्पर मिला देंगे, बना देंगे, ठीक है, और बनाने के बाद यदि हम उनको पहचानना चाहें कि भाई कौन से लवण में कौन सा आयन उपस्थित है, तो हम कैसे पहचानेंगे। वो पहचानने का जो तरीका होता है बच्चों, वो केमिस्ट्री लैब में प्रयोगशाला के अंदर लवण विश्लेषण करके वहां हम सभी क्षारीय मूलक को, धनायन जो धनायन है क्षारीय मूलक को, साथ ही वहां पर ऋणायन जो अम्लीय मूलक है, उनको आसानी से यहाँ पर पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर इनको पहचानने के काफी सारे परीक्षण होते हैं, जैसे शुष्क परीक्षण होता है, ठीक है, मन का परीक्षण होता है,
या वेट परीक्षण होता है, मतलब इनको पानी में भिगो के गर्म करके काफी सारे यहाँ पर परीक्षण यहाँ पर देखे जाते हैं। तो भाई सबसे पहले हम एक काम करें, सबसे पहले हम यहाँ पे देखना चाहेंगे बच्चों हमारे जितने भी ऋणायन है यानी अम्लीय जो मूलक है इनका परीक्षण हम किस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे अम्लीय मूलकों का परीक्षण, और जो अम्लीय मूलक है उनको हम कितने भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं और उनका हम कैसे पहचानेंगे कि उनकी पहचान किस प्रकार से की जाएगी, उनके कौन कौन से टेस्ट है, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। कहाँ पर? अम्लीय मूलक के अंदर। तो हेडिंग देखिए, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे यहाँ पर एसिडिक रेडिकल्स, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक या इसको हमने कहा एसिडिक रेडिकल्स। ओके, अब देखिए बच्चों अम्लीय मूलक की बात करें तो इन मूलक पर, इन आयनों पर आवेश आपको हमेशा माइनस दिखाई देगा, कभी भी यहाँ पर प्लस आवेश आपको दिखाई नहीं देगा। तो हमने बोला कि अम्लीय मूलक पे क्या होता है बच्चों, हमेशा माइनस आवेश होता है, मतलब ये नेगेटिव आवेश रखते हैं, नेगेटिव आवेश रखते हैं। तो देखा हमने यहाँ पर कि हमेशा ये नेगेटिव आवेश रखते हैं। अब बच्चों हमारे पास में, हमारे सिलेबस में काफी सारे यहाँ पर नेगेटिव आयन हैं। उन नेगेटिव आयन को हम क्या करेंगे बच्चों, विभिन्न प्रकार के परीक्षण के द्वारा यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन से लवण में कौन सा आयन उपस्थित है, कौन सा अम्लीय मूलक वहां पर उपस्थित होगा। ठीक है, तो भाई हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सभी अम्लीय मूलक को 3 समूह में बांट दिया है। कितने समूह बच्चों पर? 3 समूह में, ए समूह, बी समूह और सी समूह में इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इनको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, पहचानने के लिए इनके लिए जो हम अभिकर्मक काम में लेंगे वो हम काम में लेंगे बच्चों, या तो हम लेंगे तनु अम्ल या फिर सांद्र अम्ल, यहाँ पर हम काम में ले सकते हैं। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यदि आपके पास किसी लवण के अंदर आपके पास में क्या बच्चों अम्लीय मूलक है, कौन सा बच्चों यहाँ पर अम्लीय मूलक है, तो यदि आपके पास में अम्लीय मूलक है तो नोट किया मैंने यहाँ पर अम्लीय मूलक है, तो इस प्रकार के लवण के अंदर अम्लीय मूलक को पहचानने के लिए हम या तो यूज करेंगे तनु, ठीक है, या फिर सांद्र, दोनों प्रकार यूज करने हैं। कुछ तनु से पता लगेगा और सांद्र से पता लगेगा, तनु सांद्र, यहाँ पर हम काम में लेंगे अम्ल। और आपको अम्ल सिंपल वे में हम ले सकते हैं, जैसे HCl या फिर H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों अम्लीय मूलक ऐसे होते हैं जो तनु अम्ल क्षार डालने पर भी पहचाने नहीं जाते हैं, उनके लिए वहां पर एक क्या कहते हैं सुटेबल रिजेंट काम में लेंगे, मतलब उचित अभिकर्मक को यहाँ भी काम ले सकते हैं। ठीक है, तो इनके अलावा बच्चों हम काम में लेंगे यहाँ पर उचित अभिकर्मक भी काम में लेंगे, या फिर उचित अभिकर्मक काम में लेंगे, अभिकर्मक काम में लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा बच्चों, उससे यहाँ पर जो हमारे अम्लीय मूलक होंगे वो अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप बच्चों वहां पर एक स्पेशल गैस वहां पर निकलती है या अवक्षेपण हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होगा बच्चों, इन दोनों को मिलाने पर हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पर गैस निष्कासित होगी, है ना, यहाँ पे एक गैस निष्कासित होगी। तो भाई गैस निकलेगी और उस गैस के गुणधर्म को देखते हुए हमें पहचानना है कि वो गैस कौन से अम्लीय मूलक से निकल रही है। ठीक है, तो वो कौन से अम्लीय मूलक से गैस निकल रही है। तो भाई हम क्या करेंगे आगे, जिसका सिर्फ गैस की हमें क्या देखने होंगे, भौतिक गुण देखने होंगे, और भौतिक गुणों के आधार पर अम्लीय मूलक पहचाने जाते हैं, अम्लीय मूलक पहचाने जाते हैं। हो सकता है कि कुछ अम्लीय मूलक में गैस ना निकले, तो बच्चों वहां पर उनके रंग कलर को देखते हुए, विलयन के कलर को देखते हुए भी हम पहचान सकते हैं कि वहां पर कौन सा अम्लीय मूलक है, यहाँ पर उपस्थित है। तो भाई यहाँ पर हमने इस प्रकार से देखा कि जब मुझे अम्लीय मूलक का परीक्षण यहाँ पर करना होगा तो मैं वहां पर अम्लीय मूलक में मिलाऊंगा सांद्र या तनु, क्या मिलाएंगे बच्चों, अम्ल या उचित अभिकर्मक मिला सकते हैं, जिससे गैस निकलेगी, और गैस के गुणों को देखकर, भौतिक गुणों को देखकर हम पहचान लेंगे कि वहां पर वो कौन सा अम्लीय मूलक है। अभी यह तो हो गया पहचानने का तरीका। नेक्स्ट पर बात है बच्चों, जब आप भौतिक गुणों को देख लेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, गुणों को देखने के बाद में आप क्या करेंगे, वहां पर विभिन्न परीक्षण भी लगाएंगे। ठीक है, विभिन्न वहां पर परीक्षण भी देखेंगे, परीक्षण भी वहां पर हम लगाते हैं। भाई आपने गैस के गुण तो देख लिए, लेकिन आपको लगता है कि हो सकता है कि वो आयन उपस्थित है या नहीं लवण के अंदर, तो भाई आप क्या करेंगे,
यदि आपको आइडिया लगा कि भाई इस आयन की उपस्थिति हो सकती है लवण के अंदर, तो उसके आप क्या करेंगे बच्चों, निश्चयात्मक परीक्षण वहां पर लगा लेंगे। और यदि निश्चयात्मक परीक्षण यदि वहां पर धनात्मक मिलते हैं, सही मिलते हैं, पॉजिटिव मिलते हैं, तो वो आयन, वो अम्लीय मूलक उस लवण में 100% क्या होगा बच्चों, उपस्थित होगा। ठीक है, कैसे करेंगे अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि इसका हम टेस्ट या परीक्षण कैसे करते हैं, अभी हम देखेंगे। बच्चों आगे बढ़े तो देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हमारे जो अम्लीय मूलक है उनको हमने कितने समूह में बांटा गया है, पहले हम यहाँ पर इसको एक बार देख लेते हैं ताकि समूह को पहचानने में हमें दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो देखिए हमने नोट किया अम्लीय मूलकों के समूह, अम्लीय मूलकों के समूह। देखिए इनके समूह को हम बच्चों पर A, B, C 3 समूह में यहाँ पर आसानी से बांट सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नोट किया कि यहाँ पर हम 3 समूह में बांटेंगे। नंबर एक होगा अपने पास में तनु समूह, समूह, तनु समूह। नेक्स्ट पर लिखेंगे हम इसको सांद्र समूह। एक लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कौन सा, उदासीन समूह, उदासीन समूह। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि हमने यहाँ पर इसको 3 समूह में बांट दिया है। चाहे तो इसको आप A, B, C नाम दे दें। ये हो गया अपने पास A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया बच्चों A, B, C। तो यहाँ पर अपने पास में 3 समूह है, तनु समूह है, सांद्र समूह है और उदासीन समूह यहाँ पर हमने काम में लिया है। तो बच्चों ये अम्लीय मूलक के क्या है, अभिकर्मक है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे अम्लीय मूलक जो तनु समूह मतलब तनु अम्ल के द्वारा गैस का निष्कासन करते हैं, उन्हें हम तनु समूह में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ पर हमें जो अम्लीय मूलक होगा, लिख देते हैं यहाँ पर जो अम्लीय मूलक है, अम्लीय जो मूलक होंगे वो अभिक्रिया करेंगे किसके साथ में, तनु अम्ल के साथ में। आप अम्ल यूज कर सकते हो HCl या H2SO4। ठीक है, जब दोनों की अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे क्या होगी बच्चों, एक गैस का निष्कासन होगा और गैस के गुणधर्म को देखकर हम पहचान लेंगे कि वो कौन सा यहाँ पर समूह है। तो यदि हम यहाँ पर देखें सांद्र समूह के अंदर, तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लेना है क्षारीय मूलक, सॉरी क्षारीय नहीं, अम्लीय मूलक लेंगे ना। तो यहाँ पर हम लेंगे बच्चों कौन सा, अम्लीय मूलक लेंगे। और अम्लीय मूलक यदि लवण में है और यदि वो तनु से कोई गैस का निष्कासन नहीं करते हैं तो तनु वाले मूलक नहीं है। अब उसके अंदर क्या मिलाएंगे बच्चों, हम सेकंड में मिलाएंगे सांद्र अम्ल मिला देंगे, है ना। पहले आपको मिलाना है तनु, तो ये तनु से गैस नहीं निकलती है तो आप वहां पे मिलाएंगे क्या, सांद्र अम्ल मिला देंगे। और सांद्र अम्ल यहाँ पर मिलाकर क्या कर सकते हैं, वहां पर निष्कासित गैस के गुणों को देखकर पहचान लेंगे कि वहां पर वो कौन सा अम्लीय मूलक होगा। ठीक है, और जो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर बात करें कि तनु अम्ल या सांद्र अम्ल हम मिलाएं तब भी कोई गैस ना निकले, तो यहाँ पर हमें उचित अभिकर्मक मिलाना होगा किसके अंदर, उदासीन समूह के अंदर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, अम्लीय जो मूलक होंगे, अम्लीय जो मूलक होंगे उनमें हमें क्या करना है, उचित अभिकर्मक मिलाना है, उचित अभिकर्मक मिलाना है, अभिकर्मक मिलाना है और अभिकर्मक। ठीक है, अभिकर्मक मिलाकर क्या करना है बच्चों, वहां पर हमें देखना है कि वहां पर गैस या विलीन का गुण देखना है। गैस या विलीन का गुण देखकर हम पहचान लेंगे कि वहां पर कौन सा वहां पर मूलक है, कौन सा अम्लीय मूलक है। तो बच्चों ये तो अपने पास में इसके 3 समूह को हमने बांट दिया है। अब अपने पास बच्चों जो सिलेबस में मूलक है कौन से अम्लीय मूलक, उन अम्लीय मूलक को हम यहाँ पर आसानी से इसमें नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से मूलक आते हैं, हम बात करें जो अम्लीय मूलक के अंदर, तो हमें सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर सल्फाइड। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप, इसका नाम क्या है, सल्फाइड आयन है। आयन लिख देना साथ में, है ना, सल्फाइड। यहाँ पता नेक्स्ट सल्फाइड, ये कौन सा होगा बच्चों, सल्फाइड है। नेक्स्ट आता है बच्चों कौन सा, कार्बोनेट, ये हो गया पास में कार्बोनेट। और यहाँ पर अपने पास में नेक्स्ट आएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट। और एक हो गया अपने पास
CH3COO माइनस, ठीक है। कौन सा है बच्चों, ये अपने पास में एसीटेट आयन हो गया। तो बच्चों यहाँ पर अपने जो सिलेबस में काम आने वाले हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पर हम इनका अध्ययन करने वाले हैं कि ये सभी जितने भी मूलक हैं अम्लीय मूलक हैं, क्योंकि इन पर माइनस आवेश है और सभी यहाँ पर तनु समूह में रखे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, यदि हम बात करें यहाँ पर सांद्र समूह की, तो सांद्र समूह के अंदर यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा कौन कौन से, यहाँ मिलता है हमें Cl माइनस आयन, क्या नाम है इसका, क्लोराइड आयन है ये, ब्रोमाइड आयन Br माइनस, इसका नाम हो गया बच्चों ब्रोमाइड। नेक्स्ट नोट किया हमने I माइनस, तो ये हो गया अपने पास आयोडाइड, Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों अपने पास में ऑक्सीलेट आयन OX2 माइनस आयन, ऑक्सीलेट आयन है ना। और एक काम और करते हैं, ऑक्सीलेट के पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं एक दूसरा आयन, यहाँ लिख देते हैं एक और, इसके बीच में एक छूट गया है ना, क्रम से हमें लिखना होगा ताकि हमें इसको याद करने में दिक्कत ना आए। NO3 माइनस आयन, नाम है इसका बच्चों क्या, नाइट्रेट। और नेक्स्ट नंबर पर हम लिखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपने पास में ऑक्सीलेट आयन 2 माइनस, ऑक्सीलेट आयन, ठीक है। तो बच्चों इन सबको यहाँ पर हम शामिल करेंगे किसमें, सांद्र अम्लीय मूलक में हम यहाँ पर सांद्र समूह में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पर उदासीन जो अपने पास में, इसमें हम लिखेंगे कौन सा लिखेंगे इसमें भाई, यहाँ पे लिख सकते हैं हम बोरेट आयन BO3 3 माइनस आयन, बोरेट आयन। और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कौन सा, बोरेट आयन हो गया, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन और फॉस्फेट आयन। तो भाई ये सारे आयन यहाँ पर हम डाल सकते हैं, यहाँ पर उदासीन समूह के अंदर डाल सकते हैं, यह समूह इसको CB हमने नाम दिया है। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर सभी आयनों का, सभी अम्लीय मूलक का यहाँ पर वर्गीकरण कर दिया है। हमें यहाँ पर सभी को इनके समूह के अनुसार याद रखना होगा, समूह को एक दूसरे में मिक्स ना करें। हमने यहाँ पर सबको अलग अलग समूह में नोट किया है। अब देखिए काफी सारे अपने पास हो चुके हैं यहाँ पर। अब यदि मुझे इनको याद करना है तो यहाँ पर मैं छोटे से टेक्निक आपको बता देता हूँ जिससे हमें याद करने में, इनको याद रखने में आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये तनु समूह है। कौन सा बच्चों, यहाँ पर तनु समूह है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सब तनु समूह में आते हैं, तो हमने लिखा तनु समूह में ये आते हैं। ओके, ये हो गया तनु समूह में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ जो SO, इसको लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ मैं सो, SO मतलब सो। फिर S आ गया तो कर दिया इसको मैंने स। ये आ गया कार्बोनेट CO को लिखा हमने को। फिर आ गया अपने पास NO2, नहीं, NO मतलब नहीं। और ये आ गया CHCOO, इसको बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में हम चको, ठीक है, चको। चको की स्पेलिंग क्या होगी, CHCOO, चको, ठीक है। तो देखिए याद करने का तरीका हमारे सामने आ चुका है। अब मैं इसको आसानी से यहाँ पर याद कर सकता हूँ। हमने क्या बोला कि भाई तनु समूह में यहाँ पर क्या आता है, सोस, तनु सोस को नहीं चको, तनु सोस को नहीं चको, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर तनु सोस को हमें नहीं चकना चाहिए क्योंकि सब ये अम्लीय मूलक होते हैं। तो भाई याद करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर आता है बच्चों, यदि हम इनकी बात करें तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ये सारे कहाँ आते हैं, ये आते हैं बच्चों सांद्र समूह में आते हैं। तो नोट किया मैंने यहाँ पर कि सांद्र समूह है जो सांद्र अम्ल मिलाने पर गैस का निष्कासन यहाँ पर करते हैं। जब इनकी हम बात करें तो इसको हम याद कर सकते हैं बच्चों, ये अपने पास क्लोराइड है, क्लोराइड का लिए हमने यहाँ पर C ले लेते हैं, ब्रोमाइड का हम B ले लेते हैं, I का हम यहाँ पर I ले लेते हैं। तो ये होगा CBI, NO मतलब ने, OX मतलब ऑक्स, ठीक है। और लिख देना लास्ट में पकड़ा, ठीक है। क्या पकड़ा भाई, CBI ने ऑक्स पकड़ा। ये हो गया अपने पास में इसको याद करने का तरीका, CBI ने ऑक्स पकड़ा। इस प्रकार से इसको मैं यहाँ पर आसानी से याद कर सकता हूँ। नेक्स्ट पे बात है
बच्चों यहाँ पर अपने पास है बोरेट आयन है, तो इसको लिख दिया मैंने यहाँ पर बी, बोरेट का बी, सल्फेट का एस, फ्लोराइड का एफ, पीओ का पुलिस के। कौन कौन सा हो गया यहाँ पे अपने पास में बी एस एफ पुलिस। कौन से समूह है बच्चों ये उदासीन समूह है, तो उदासीन है, उदासीन है। तो देखा आपने, इनको याद करना कितना आसान है, ट्रिक सब यहाँ पर याद कर लेते हैं। ऐसे काफी सारे ट्रिक बच्चों हमने हमारे अकार्बनिक रसायन में देखी है, जिससे चीजों को याद करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है, और मजा भी आता है इनको याद रखने में, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर सभी आयनों को आसानी से याद कर सकते हैं। और ध्यान रखें, हमें इनको समूह के आधार पर ही याद रखना है, समूह को मिक्स ना करें, नहीं तो हमें मिस्टेक हो जाएगी और हो सकता है कि क्वेश्चन भी आपका वहां पर रॉन्ग हो जाए। ओके, तो बच्चों हमने ये सभी यहाँ पर अम्लीय मूलक को नोट किया। अब हम इनके मुख्य मुख्य परीक्षणों का अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि कौन सी गैस का निष्कर्षण करेंगे और उस गैस को हम कैसे पहचान पाएंगे, और गैस को पहचानने के बाद इनके जो निशात्मक परीक्षण है, जिससे हम कंफर्म कर देंगे कि हमारे लवण के अंदर कौन सा आयन उपस्थित है, वो हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनसे कौन कौन सी गैस यहाँ पर निकलने वाली है। तो ये जो हम अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, ये हम अपनी केमिस्ट्री में काफी बार पढ़ चुके हैं, है ना। काफी सारी, मतलब मैं मान के चलूं कि करीबन 70% अभिक्रियाएं हम वापस रिपीट करते हुए देख रहे हैं। कई अभिक्रिया बच्चों हमने संकुल जो यौगिक बनाए थे, कोडिश केमिस्ट्री वहाँ पढ़ी है। काफ़ी सारी अभिक्रिया हमने पी ब्लॉक पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पर उनके परीक्षण हमें यहाँ पर याद रखने होंगे, तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। सोल्ट के अंदर जनरली बच्चे इसको देखकर डर जाते हैं कि सोल्ट तो आता नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है, तो हम इसको क्यों पढ़ें, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, पहले यदि आप 4-5 साल पहले, 2-3 साल पहले यदि आप स्टूडेंट होते तो मैं आपसे ये बोलता कि भाई सोल्ट को आप, जब आपका JEE मेंस में 6 रैंक आ जाए, आप एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो जाएं, तो आप इसको जरूर पढ़ें। लेकिन अब पेपर होता है बच्चों 4 बार, वो भी JEE मेंस का, तो ये पूछ सकता है क्योंकि 4 बार में उसको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो उठाने पड़ेंगे, और सिलेबस में है, तो अब वो सोल्ट से भी क्वेश्चन हमें देने लग गया है, तो उसको छोड़े नहीं। बस छोटा सा एक चैप्टर है अपने पास में, जिसको हम आसानी से यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। सभी रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं समूह एक की हम बात करें, इसको हमने तनु समूह कहा है, ठीक है। तनु समूह जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर कौन कौन से अम्लीय मूलक थे वो भी हमने नोट किए हैं, और देखते हैं कि वहां पर उनके आयनों के परीक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए भाई, हमारा बोर्ड साफ हो चुका है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पेपर। सबसे पहले हम लिखे यहाँ पर समूह ए, जिसका नाम दिया हमने यहाँ पर तनु समूह, है ना। तो नोट किया हमने यहाँ पर समूह अपने पास में ए है, उसको बोलते हैं हम तनु समूह। तनु समूह कहने का रीजन क्या है, क्योंकि हमें पर मिलाना है लवण को पहचानने के लिए तनु HCl या फिर तनु H2SO4, ठीक है। तो ये अपने पास में पहला समूह है, और हमें पता है कि इसमें कौन कौन सा आयन है। आयन को याद करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। कौन कौन से आयन थे भाई यहाँ पर, यहाँ थे डायल्यूट सॉस, सल्फाइड, सल्फाइड को कार्बोनेट, नहीं NO2, चके, चको, एसिटाइन, ठीक है। हमें इनका मुख्य रूप से यहाँ पर परीक्षण पढ़ना होगा। तो आइए बच्चों हम देखें कि यहाँ पर 1 by 1 किस प्रकार से आयनों को हम यहाँ पर आसानी से पहचान सकते हैं। नंबर फर्स्ट में हमने चालू किया, जो सबसे सिंपल है, जिसको हम 8th 9th 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो आपके पास में कौन सा बच्चों यहाँ पर कार्बोनेट आयन होगा। हमने यहाँ पर सबसे प्रारंभ किया, सबसे पहले लिखा हमने कौन सा बच्चों, कार्बोनेट आयन, CO3 2- आयन, नाम आपको पता है सही। और बच्चों यहाँ से निकलने वाली गैस, निष्कासित जो गैस होती है, उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो होती है यहाँ पर CO2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रारंभ किया कार्बोनेट का परीक्षण से हम देखते हैं यहाँ पर। तो बच्चों आपको यदि स्कूल की केमिस्ट्री लैब के अंदर आपको वहाँ पर देगा एक लवण
लवण में पूछेगा कि भाई ये 2-3 लवण का मिक्सचर है, 2 लवण का तो कम से कम आपको मिक्सचर देता ही है। भाई मिश्रण वहां पर दे दिया उसने और कहेगा कि 2 लवण यहाँ पर हमने घोल रखे हैं, तो बताइए इन दोनों लवण के मिश्रण में कौन से 2 अम्लीय मूलक हैं और कौन से वहां पर बच्चों 2 क्षारीय मूलक हैं। तो अभी हम बात करें सिर्फ अम्लीय मूलक की बात करें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाई आपको एक परख नली वहां पर लेनी होगी। परख नली अपने पास नहीं है, माना कि ये बोतल है, ठीक है, बोतल को अपने यहाँ पर परख नली मान लिया है, ठीक है। परख नली ओपन होती है ऊपर से, यदि एक खाली हो गीली हो तो सुखा लें, ठीक है, पानी को साफ कर ले, मतलब कहने का मीनिंग है इसको साफ कर ले। ओके, आप क्या करेंगे बच्चों, परख नली लिया, आपको जो लवण का मिक्सचर दे रखा है, मिश्रण दे रखा है, उसको आप छोटा सा चुटकी भर लेंगे और चुटकी भर लेकर आप उसको सूखी हुई परख नली में डाल देंगे। माना कि सूखी हुई है, मैंने पानी भर रखा है, इतना पानी में पी नहीं सकता एक साथ, है ना, तो मान लेते हैं सूखी हुई परख नली है। तो आपने जो लवण दिया आपको स्कूल में, उसको उठाया चुटकी भर और उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो चुटकी भर लवण की कीमत बहुत होती है, इसका आप ध्यान रखेंगे, हाँ। तो यहाँ पर हमने इसको डाल दिया। अब देखिए क्या करना है, पहले हमें सबसे पहले अम्लीय मूलक को पहचानना है। पहचानने के लिए हम यहाँ पर समूह ए को सबसे पहले पहचानने की कोशिश करेंगे। आप उसके अंदर मिलाएंगे थोड़ा सा तनु HCl या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं अपने पास में एक अलग से बोतल में तनु HCl है या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसको हमने उसमें इस प्रकार से मिला दिया भाई। मिलाने के बाद उसको आप हल्का सा गर्म कर सकते हैं, ज्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करेंगे, उसको मिक्स इस प्रकार से कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में बच्चों यदि गैस निकलना प्रारंभ हो गई, यदि कोई गैस निकलना प्रारंभ हुई, तो आप समझ जाएंगे कि समूह ए के कोई भी एक आयन उसमें उपस्थित हो सकता है। समूह ए का कोई भी आयन उपस्थित हो सकता है यदि गैस निकलती है तो। हाँ, यदि HCl मिलाने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कोई भी गैस नहीं निकल रही है, तो आप समझ जाएंगे कि तनु समूह का कोई भी अम्लीय मूलक यहाँ पर उपस्थित नहीं है। फिर आपको जाना होगा कहाँ पर, सांद्र समूह के ऊपर, मतलब समूह नंबर बी में आपको पहचानने के लिए कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो भैया मान लेते हैं कि हमें जो लवण दिया गया था उसमें क्या था बच्चों, उसमें था कार्बोनेट आयन था। आपने चुटकी भर लिया, क्या लवण डाल दिया परख नली में और आपको मिलाना है सल्फ्यूरिक अम्ल, वो भी तनु मिला दिया। और मांग चलते हैं कि यहाँ से क्या हुआ बच्चों, यहाँ से आवाज के साथ में है, ठीक है, गैस निकल रही है। आवाज के साथ मतलब बुड़बुड़ की आवाज आ रही है, कोई गैस निकलेगी तो उसमें से बबल्स बनेंगे, बुलबुले बनेंगे, फूटेंगे और गैस वापस निकलती हुई दिखाई देगी। तो बच्चों यदि हम बबल्स की बात करें, बुलबुलों की बात करें, तो ये बुलबुले सेम वैसे दिखाई देते हैं जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक में देखा होगा आपने। यदि हम ठंडी कोल्ड ड्रिंक को ऐसे शेक करके हिलाकर उसका ढक्कन खोल दें, उसमें बुड़बुड़ की आवाज निकलती है और हवा निकल जाती है, गैस निकल जाती है। बच्चों यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी सेम वही होगा कि जैसे आपने सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, यदि वहां पर CO3-2 आयन उपस्थित है तो वहां से बुड़बुड़ के रूप में वहां पर गैस निकलेगी और उस गैस का नाम क्या होगा बच्चों, वहां पर CO2 गैस होगा। निकलने वाली गैस का कोई रंग नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, स्मेल लोगे तो कोई स्मेल आपको वहां पर नहीं आएगी, मतलब वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन प्रकार की आपको वहां पर दिखाई देगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे अपने यहाँ पर CO2 का टेस्ट प्रारंभ किया, वहां पर हमने समूह अभिक्रमिक मिलाया HCl को, तो वहां पर CO2 गैस निकलती है और जो CO2 गैस है ये कैसे बच्चों यहाँ पर, ये रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होती है, स्वादहीन होती है। ओके, तो ये रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस होती है। भाई आपको यहाँ पर आइडिया तो लग चुका है कि भाई रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है और बुड़बुड़ की आवाज के साथ निकल रही है तो वो CO2 हो सकते हैं। भाई पर कंफर्म नहीं है कि वो CO2 है, तो हम यहाँ पर कार्बन के टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो भाई सबसे पहले आपने क्या किया, हमने देखा, अभी हमने सुना कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास में जो लवण था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने मुख्य अभिक्रिया को लिख देते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास ऐसा लवण है, हमने ले लिया, मान के चलते लवण है अपने पास में Na2CO3 है, और उस लवण को परख नली में डाला और डाल के हमने मिला दिया क्या बच्चों, वहाँ पर तनु H2SO4 को मिला दिया, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपके पास में सोडियम का सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस यहाँ पर निकलती है और निकलेगी तो हमें ये इस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करती हुई दिखाई देती है। और तो यदि ऐसा हो जाए कि वहाँ पर CO2 गैस निकल रही हो तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पर कार्बन की आपको आशंका रहेगी कि कार्बन आयन हो सकता है, उसके लिए फिर आपको वहाँ पर उसके निशात्मक परीक्षण लगाने होंगे। अब देखिए CO2 निकलने का अंदेशा हमें हुआ
तो हमने यहाँ पर प्रारंभ किए कार्बोनेट के निशात्मक परीक्षण। बच्चों परीक्षण नंबर हम बात करें नंबर 1 पर, टेस्ट नंबर 1 पर आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेस्ट नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टेस्ट का नाम क्या है? चूने के पानी के साथ अब देखिए चूने के पानी के साथ में किस प्रकार से ये जो CO2 गैस निकल रही है वो किस प्रकार से अपना परीक्षण यहाँ पर देती है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो CO2 गैस निकल रही है इसको इकट्ठा करना है, एकत्र करना है और उसको हमें यहाँ पर चूने के पानी में डाल देना है। तो चूने का पानी का मीनिंग क्या हुआ? चूने का पानी का मीनिंग हुआ कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है और यहाँ से निकलने वाली गैस को आपने इसमें एंटर कराया है CO2 को। इसका प्रारंभ में जो रंग था वो कैसा था बच्चों? सफ़ेद विलयन था, ये सफ़ेद कलर का सॉल्यूशन था ये, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर लिक्विड है। CO2 गैस अपने पास में यहाँ पर है, आपने इसके अंदर गैस को प्रवाहित किया है। गैस जब इसके अंदर एंटर करेगी तो बच्चों यहाँ पर बनेगा कैल्शियम का कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा यहाँ पर H2 बन जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर CO2 को प्रवेश कराएंगे तो यहाँ पर चूने के पानी का जो सफ़ेद रंग का विलयन था वो आपको थोड़ा सा दूधिया रंग में दिखाई देने लगेगा। कौन सा हो गया बच्चों यहाँ पर? ये दूधिया रंग का हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये लिक्विड में आएगा, द्रव के रूप में है। तो जो यहाँ पर दूधिया रंग का विलयन आपको मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ CO2 गैस हो सकती है। अभी प्रोसेस बाकी है। तो देखिए अब बच्चों यदि हम यहाँ पर क्या करें, जो दूधिया रंग का विलयन हमें मिला है, क्या क्या है उसके अंदर आपके पास में? कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस H2 है। कलर क्या बताया आपने? मिल्की कलर, दूधिया रंग का है। दूधिया मतलब दूध के जैसा, दूध कभी सफेद नहीं होता है, थोड़ा सा क्रीमी शेप का होता है, हल्का सा उसमें पीलापन होता है। गाय का दूध देखा होगा आपने तो हल्का सा उसमें पीलापन आपको दिखेगा ना। तो दूध का कलर और सफेद कलर दोनों में काफी अंतर होता है। आज चेक कर लें चूने का पानी लेकर और दूध को लेकर कि कितना अंतर होता है। तो मुझे यहाँ दूधिया रंग का हमें विलयन मिला और यदि मैं इसमें थोड़े और लंबे समय तक CO2 को प्रवेश कराता हूँ, हमने क्या किया बच्चों? यहाँ पर थोड़े लंबे समय तक इसके अंदर हमने CO2 को प्रवेश करा दिया। अब क्या होगा, जब CO2 थोड़े लंबे समय तक इसमें प्रवेश करेगी तो यहाँ पर एक बनेगा नया विलयन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा 2। तो बच्चों यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का विलयन बना, ये पानी में घुल जाता है। तो ये भी क्या बच्चों? लिक्विड के रूप में हमें दिखाई देगा। और जब ये बनेगा तो इस विलयन का जो रंग है वो पुनः सफेद हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये पुनः सफेद विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों यदि आपने ऐसा जादू देखा केमिस्ट्री लैब के अंदर तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर 100% वो कौन सी गैस है बच्चों? CO2 गैस है, ठीक है। तो ये वो अपने पास चूने के पानी का परीक्षण, जब हमने देखा कि पहले सफेद को दूधिया, दूधिया को CO2 गैस क्या करती है बच्चों? वापस सफेद विलयन में परिवर्तित कर देती है। तो भाई CO2 कहां से आई? CO2 आई है लवण से, और लवण में क्या था? कार्बन आयन था। तो हमने यहाँ पर देखा कि कार्बन आयन की उपस्थिति हमने यहाँ पर दर्ज कर ली है कि भाई कार्बन आयन हो सकता है। हाँ, यदि फिर भी आपको लगता है कि कार्बन आयन रियल में है या नहीं, इसके लिए क्या करना होगा? दूसरा टेस्ट लगा सकते हैं हम। एक टेस्ट तो हमने पता कर लिया है, टेस्ट नंबर 2 पे आते हैं। ये इसका नाम दिया हमने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण, सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमें फिर से चाहिए एक सूखी हुई साफ परख नली की हमें आवश्यकता होगी। तो मान के चलते अपने पास में ये सूखी हुई साफ परख नली हमने यहाँ पर ले ली है। अब इसका ढक्कन खोल देते हैं, है ना। सूखी होनी चाहिए, इसे पानी वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए। जो पानी है उसको हटा दीजिए यहाँ से। अब इस परख नली में जो हमें लवण दिया गया था, जिसमें हमें लग रहा है कि CO कार्बन आयन उपस्थित है, उसको उठाया, चुटकी भर डाल दिया। चुटकी भर डालने के बाद में क्या करेंगे बच्चों? इसमें डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट का, क्या डाल देंगे? थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल देंगे। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन यहाँ पर इसमें डाल दिया। हल्का सा गर्म करना है और उसको शेक करना है। तो जैसे आप इसको शेक करोगे क्या होगा? यहाँ पर जैसे इसको आपने शेक किया तो यहाँ पर आपको इसके पेंदे में सफेद कलर का दही जैसा अवक्षेपण दिखाई देने लगेगा। जैसे दही जमता है ना, वैसे आपको यहाँ पर अवक्षेपण यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। थोड़ा विलयन अलग हो जाएगा, थोड़ा अवक्षेपण वहां पर आपको दिखाई देगा। तो भाई ये थोड़ा फटाफटा सा दिखाई देगा। फटाफटा से दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाना कि भाई वहां पर अवक्षेपण बन चुका है। जो हमारा आयन था कार्बन आयन, वो अवक्षेपित वहां से हो चुका है। तो देखिए होगा क्या, मैं इसको अभिक्रिया के द्वारा आपको समझा देता हूं कि सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया? हमने परख नली के अंदर लिया है हमारा क्या? लवण, Na2CO3 हमने लिया।
हमने मिलाया उसके अंदर क्या, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमने मिला दिया है। ये था ठोस रूप में बारीक पाउडर, ये था लिक्विड फॉर्म में। जब दोनों की अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर सिल्वर का क्या बनेगा बच्चों, कार्बोनेट। यहाँ बन गया आपके पास में Ag2CO3 बन जाएगा, साथ ही यहाँ पे कौन फ्री हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट फ्री हो जाएगा। ठीक है, 2 मतलब रख देते हैं यहाँ पर, तो उसको हमने कर दिया कितना, 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसे ही Ag2CO3 बनेगा तो ये क्या होगा बच्चों, व्हाइट अवक्षेपण हमें दिखाई देगा। तीर को नीचे यदि हमने लिखा तो ये अवक्षेपित होगा। कलर क्या है इसका, सफेद अवक्षेपण है, ये अवक्षेपण हुआ है ना, ये हो गया अपने पास में सफेद अवक्षेपण हो गया। अब ये सफेद अवक्षेपण बन चुका है, थोड़ा विलीन अलग है, थोड़ा उसमें देगी जैसा कुछ पदार्थ जमा हुआ दिखाई दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, उस अवक्षेपण में यदि मैं थोड़ी मात्रा में और मिला देता हूँ सिल्वर नाइट्रेट, हमने कुछ मात्रा में और क्या मिला दिया बच्चों, पर सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया, तो जो अवक्षेपण था वो वापस में घुल जाएगा। क्या होगा बच्चों, वहां पर वो अवक्षेपण वापस में घुल जाएगा। और क्या होगा लास्ट में, तो वहां पर हमें थोड़ा सा, अब जो अवक्षेपण है वो सफेद कलर की जगह मुझे हल्का सा वो पीले पीले कलर का वहां पर दिखाई देगा, पीला है भूरा रंग का आपको दिखाई दे सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब मैं इसमें आधिक्य में मिलाता हूँ, थोड़ी अधिक मात्रा में मिलाता हूँ, किसको, सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं आधिक्य में, तो यहाँ पर जो Ag2CO3 है ये टूटता है Ag2O प्लस CO2 के अंदर, और ये क्या होता है बच्चों, ये हमें पीले रंग का पीला भूरा अवक्षेपण दिखाई देगा। ये अवक्षेपण के 3 नीचे लगाया, अवक्षेपण हमने बना दिया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बच्चों में यहाँ पर CO3 के टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट और भी है, लेकिन हमने यहाँ पर मुख्य टेस्ट का यहाँ पर नोट कर लिया है। तो बच्चों इस प्रकार से हम कार्बोनेट आयन को यहाँ पर परीक्षित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, जिसका नाम है सल्फाइड आयन टेस्ट। ठीक है, हमने दूसरा हमारा अम्लीय मूलक लिया है, कौन सा, सल्फाइड आयन को। तो ये हो गया अपने पास में फर्स्ट था अपने पास कार्बोनेट, हमने सेकंड लिया पास कौन सा, सल्फाइड आयन को, SO3 नाम आपको पता है, मैं फिर से बोल देता हूँ, सल्फाइड आयन है, लिख भी देता हूँ, सल्फाइड आयन इसको हम कहते हैं। अब देखिए सल्फाइड आयन में जब हम अभिकर्मक मिलाते हैं तनु HCl या तनु H2SO4, तो निकलने वाली जो गैस होती है बच्चों वो होती है यहाँ पर SO2 गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से गैस निकलती है। मैंने बोला कि निष्कासित जो गैस होती है वो यहाँ पर कौन सी है, वो होती है बच्चों अपने पास में SO2 गैस होती है। तो यहाँ से SO2 गैस निकलना प्रारंभ हो जाती है। ओके, अब देखिए जब SO2 गैस निकलेगी तो आपको जो गंधक होता है, सल्फर होता है, उसकी जैसे स्मेल आएगी। और यदि आपने इसको ज़्यादा देर तक सूंघ लिया, ठीक है, ज़्यादा देर तक सूंघा तो आपका दम भी घुट सकता है, इसलिए इसको हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जिस प्रकार से इसकी गुण लिखते हैं, हम यहाँ पर इसकी गुण ले सकते हैं कि यहाँ पर जो SO2 गैस निकलती है, ये गैस अपने पास में, इसकी गंधक जैसे स्मेल होती है, गंधक सल्फर के समान गंध है ना, वह ऐसे हम दम घोटू गैस भी कहते हैं, है ना, गैस भी कहते हैं। तो भाई आपको अपनी प्रयोगशाला में चेक करना है कि क्या ऐसे गुण आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसका कोई रंग नहीं है, इसकी गंध तो है, इसका कोई स्वाद नहीं होता, ज्यादा देर तक सूंघने पर आपका दम घुटेगा। यदि आप अस्थमा के मरीज हैं तो प्लीज इसको ना सूंघे, हो सकता है आपकी केमिस्ट्री लैब में हालत भी थोड़ी खराब हो सकती है, तो इससे दूर रहें। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हुआ क्या, ऐसी गैस यहाँ पर क्यों निकली है, ये अपने कौन सा था, सेकेंड नंबर का था ना, सेकेंड नंबर का हमने आयन प्रारंभ किया। तो यहाँ पर होता क्या बच्चों, यदि आपके पास जो लवण का मिश्रण है जिसमें सल्फाइड आयन उपस्थित है तो ये ऐसी गैस कैसे देता है, आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अभिक्रिया को लिख सकते हैं, यदि मेरे पास में कोई भी लवण है, सोडियम का हमने ले लिया सल्फाइड Na2SO3, आपने वहां पे मिक्स किया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को या तनु HCl को, हम यहाँ पर HCl मिला देते हैं HCl। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब आपने तनु HCl मिलाया, अम्ल मिलाया, तो यहाँ पर बनने लगा NaCl, कितने बनेंगे भाई, 2 बन जाएंगे। साथ में हमें बनेगा बच्चों H2SO3, जो टूट कर बनाएगा H2O
प्लस SO2 गैस निकालेगा। और ये जो SO2 गैस निकली है उसके गुण हमने ऊपर नोट कर रखे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर SO2 गैस निकल चुकी है, जो दम घोटू गैस होती है इससे दूर रहने की मैंने आपको चेतावनी दी है। अब हो सकता है बच्चों ये कोई और गैस हो, दम घुटने वाली गैस, ऐसा भी नहीं है कि एक ही गैस है, और भी काफी गैस होती है। तो भाई SO2 गैस हमें शक हो रहा है कि SO2 गैस है नहीं है, ये सल्फेट आयन से निकलती है या नहीं निकल रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, वहां पर निश्चयात्मक परीक्षण यहाँ पर लगाना प्रारंभ कर देंगे। तो कैसे कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर अपने पास में जिसका परीक्षण आता है वो आता है कौन सा, चूने के पानी का परीक्षण आता है। हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट, इसका टेस्ट में नंबर 1 पे लिखा हमने चूने के पानी के साथ देखते हैं क्या करता है, ये क्या करती है ये गैस ये। तो बच्चों देखिए चूने का पानी का फॉर्मूला हो अपने पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, लिक्विड है, द्रव है, कलर क्या है, व्हाइट है, सफेद है। और आपने इसके अंदर मिक्स कर दिया किसको, आपने मिक्स कर दिया यहाँ पर SO2 गैस को मिक्स कर दिया है। ओके, SO2 गैस को हमने यहाँ पर मिक्स कर दिया है। क्या बनने वाला है बच्चों, बनने वाला है यहाँ पर अपने पास में इस बार कैल्शियम का सल्फाइड प्लस H2 यहाँ पर बन जाएगा। दोनों क्या है बच्चों, दोनों यहाँ पर हमें द्रव के रूप में दिखाई देंगे और द्रव का जो कलर है वो दूधिया कलर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। वही दूधिया कलर में यहाँ पर इसके अंदर बता दिया कि दूधिया रंग का द्रव हमें मिला। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो हमें कार्बोनेट आयन के अंदर भी मिला था, तो भी पहचानेंगे कैसे। पहचानने का एक तरीका तो हो चुका है कि वहां पर CO2 गैस से दम घुटता नहीं है, यहाँ पर दम घुटने लगा है, तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखा बच्चों आगे, जब हम दूधिया रंग के द्रव में यदि हम लंबे समय तक क्या मिलाएंगे SO2 गैस को एंटर कराते हैं तो यहाँ पर बच्चों वापस से इस विलयन का रंग सफेद नहीं होता है, मतलब यहाँ पर कैल्शियम बाइसल्फेट नाम का कोई यौगिक बनता नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन हुई, यहाँ पर कोई वापस जो सफेद रंग नहीं मिलेगा, सफेद रंग का द्रव नहीं बनेगा, जो दूधिया था वो दूधिया रह जाएगा। अब हमें पहचानने में आसानी हो चुकी है कि यदि यहाँ पर हम CO2 देखते हैं, CO2 का परीक्षण करते हैं तो CO2 गैस तो वहां पर दूधिया को वापस सफेद कर देती, लेकिन SO2 दूधिया को दूधिया रखती है, सफेद में वापस चेंज नहीं कर सकती है। तो दोनों को पहचानने का एक तरीका आपके पास में यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो यदि हम आगे की बात करें तो देखिए इसका जो टेस्ट नंबर 2 है वहां पर भी हम देख सकते हैं टेस्ट नंबर 2 हमने डी ब्लॉक में देखा है। क्या देखा है कि भाई यदि आपने एक फिल्टर पेपर लिया, एक पेपर होता सिंपल सा, ठीक है, फिल्टर पेपर को आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलेन में डुबो दिया, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलेन में डुबो दिया। तो भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलेन का कलर होता है ऑरेंज, मान लेते हैं ऑरेंज कलर का इस टाइप का है यहाँ पर, ठीक है, भाई ये ऑरेंज कलर का यहाँ पर होगा। और आप इस पेपर के ऊपर, इस पेपर को ऊपर रखेंगे, कहां पर ऊपर रखेंगे, जहां से SO2 गैस निकल रही है, मतलब परखने के ऊपर आप इसको रख देंगे। जब SO2 गैस बच्चों निकलेगी तो ऑरेंज कलर का जो फिल्टर पेपर होगा वो SO2 गैस से रिएक्शन करेगा और जो ऑरेंज कलर का फिल्टर पेपर है ये बच्चों वापस से हरा रंग में चेंज हो जाएगा, ये हरे रंग में चेंज हो जाएगा। यदि हरे रंग में चेंज हुआ तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर 100% क्या है बच्चों, SO2 गैस है। तो यदि हमने ऑरेंज कलर के K2SO7 के विलेन में भीगे हुए फिल्टर पेपर को रिएक्शन कराई SO2 के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें वहां पर मिलेगा क्या, हरे रंग का फिल्टर पेपर बदल जाएगा कलर में। तो ऐसे क्यों हुआ, इसे विक्रिया को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने नोट किया कि हमारे पास में K2Cr2O7 का ये नारंगी रंग का एक पेपर था, ठीक है, पेपर था, फिल्टर पेपर था। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने अम्लीय माध्यम मिलाया H2SO4, वहां पर एंटर करा दिया हमने किसको बच्चों, SO2 गैस को एंटर करा दिया, ठीक है, ये अपने पास गैस थी। तो इस प्रकार से भीगे हुए पत्र को यदि हम गैस के संपर्क में लाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हम जानते हैं कि एक ऑक्सीकारक है, SO2 का यहाँ पर कर देगा बच्चों ऑक्सीकरण। यदि इसने ऑक्सीकरण किया तो यहाँ पर होगा क्या, Cr2SO4 बनेगा, साथ में यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा अपने पास में और क्या बन सकता है, और बन सकता है यहाँ पर K2SO4 भी बनेगा, K2SO4 बनेगा, साथ ही यहाँ पर H2O भी बन जाता है। तो आपने देखा कि हमारा जो नारंगी रंग का जो पेपर था वो अब धीरे धीरे हरे रंग के पेपर में चेंज हो जाएगा। इसका कलर क्या होता है बच्चों, हरा रंग का पेपर ये बन जाएगा। तो और यहाँ पर जो SO2 गैस थी उसका हो चुका बच्चों ऑक्सीकरण, किसके अंदर, सल्फेट के अंदर,
ये विक्रिया हमने डी ब्लॉक में भी पढ़ी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार का नारंगी रंग का पेपर हर रंग में चेंज हो रहा है तो 100% वहां पर क्या बच्चों, वहां पर एसिडिक गैस उपस्थित है। तो ये हुआ बच्चों अपने पास में सल्फाइड आयन का परीक्षण। नेक्स्ट नंबर का ले सकते हैं यहाँ पर हम सल्फाइड हो गया ना, सल्फाइड के बाद में ले सकते हैं सल्फाइड ले लेते हैं यहाँ पर हम H2- सल्फाइड आयन। तो भाई इस प्रकार से हमें सभी आयनों के परीक्षण याद रखे होंगे मुख्य, और इस प्रकार से चैप्टर ये धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा। तो कोई खास इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं इसको लेकर। हो सकता है कि वो पढ़ते पढ़ते लास्ट तक हो सकता है लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। यदि इसका हमें पता होता कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है तो हम इतना सारा नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट उसी प्रश्न को सोल्व करते जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें सभी टॉपिक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपसे कोई कहता है कि भाई इसको पढ़िएगा मत, नहीं आता है, तो ऐसा ना समझे कि वो नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है। तो हो सकता है कि जो हमने छोड़ा है सारा पेपर उसमें से आ जाए। ओके, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा किस्मत का भी काम होता है, लेकिन किस्मत जब बनती है जब हम थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत भी जीरो ही रहेगी। चलिए बच्चों आगे, अब हम सल्फाइड की बात देखना चाहते हैं। नेक्स्ट नंबर का कौन सा, सल्फाइड देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं, नेक्स्ट नंबर का आयन है अपने पास में सल्फाइड आयन, और यहाँ पर लिखा हमने H2- आयन, नाम पता है किस नंबर का आयन हुआ, ये सल्फाइड आयन है ये। और इससे जो गैस निकलती है वो होती है H2S, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ से निकलती है, और जब ये गैस निकलती है तो पूरे प्रयोगशाला का जो माहौल है वो एकदम बदबूदार हो जाता है। इसकी जो बदबू है वो सड़े अंडे जैसी होती है, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है। भाई मुझे तो पता नहीं है कि सड़े अंडे की स्मेल कैसे होती है, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। ठीक है, राजस्थानी जनरली बन रहा हूँ मैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको शाकाहारी मिलेंगे। ठीक है, तो भाई मुझे ताजा अंडे की स्मेल याद है, और ये लिखते हैं कि सड़े अंडे की स्मेल, इसमें सड़े अंडे की तरह स्मेल निकलती है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है तो आपको पता नहीं रहेगा वेजिटेरियन को वालों को। तो हाँ, जो नॉनवेज खाते हैं, अंडे खाते हैं, उनको पता होगा कि किस टाइप से इसकी अंडे की स्मेल होती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम सड़े अंडे के समान गैस होती है। ठीक है, सड़े अंडे के समान गंध होती है। तो भाई अंडा लाना होगा, उसको सड़ाना होगा, और उसकी स्मेल को देखना होगा कि इसकी स्मेल कैसे आती है। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर आपको अंडे लाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर सड़े अंडे जैसे इसकी गंध आती है। अब यहाँ पर जब किस प्रकार की स्मेल आने लगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारे वहाँ पर जो लवण है जो प्रयोगशाला में दिया गया है उसमें हो सकता है बच्चों सल्फाइड आयन उपस्थित हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पर एक परख को लेना है, साफ स्वच्छ होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। जिसमें पानी है तो उसको आप खत्म कर दें, उसको उड़ा दें। ओके, अब क्या करना है, परख में चुटकी भर डाल देंगे लवण, डाल दिया। फिर डालेंगे हम अपना विकर्मक, ये तो HCl, या डाल देंगे बच्चों पर हम क्या, H2SO4 तनु। इनको डालने पर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। कैसे निकलती है आइए हम आपको बता देते हैं बच्चों। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर होगा कुछ इस प्रकार से, क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से काम होगा। यहाँ पर हमने लिया, हमारे पास में है सोडियम का सल्फाइड लवण, और हमने मिला दिया है इसके अंदर तनु H2SO4 अम्ल, क्योंकि समूह अभिकर्मक हमारे पास में यही है, और दोनों को मिलाने पर बनती है यहाँ पर
H2S गैस उड़ेगी, गंध फैलेगी सड़े अंडे के समान और बनता है यहाँ पर साथ में क्या, सोडियम का सल्फेट भी बन जाएगा। तो भाई यदि आपके कमरे में प्रयोगशाला में ऐसी स्मेल आने लगे तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर सल्फर आयन उपस्थित हो सकता है लवण के अंदर। लेकिन ये भी कुछ कहना संभव नहीं है जब तक यहाँ पर हम एक दो इसके निशात्मक परीक्षण ना लगा लें, जब तक यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखिए आगे चर्चा करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टेस्ट नंबर 1 की हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आ सकते हैं इसके निशात्मक परीक्षण पे आते हैं। कौन सा ले सकते हैं भाई, यहाँ पर हम ले सकते हैं टेस्ट नंबर 1 लेड एसिड का विलयन देखते हैं ना। टेस्ट देखते हैं यहाँ पर हमने नोट किया लेड एसीटेट विलयन के साथ, ओके। लेड एसिड के विलयन के साथ देखते हैं क्या होता है बच्चों। यहाँ पर ये यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हमारे पास में लेड एसिड का विलयन है PbCH3 COOH, H नहीं 2, ये कि लिक्विड फॉर्म में है, रंगहीन होता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर मिला देते हैं, निकलने वाली गैस को इसके अंदर पास करते हैं, गुजारते हैं। तो यहाँ पर जो Pb प्लस है उसको पसंद आया माइनस सल्फाइड, तो बनेगा आपका PbS और बन जाएगा आपका CH3 COOH, ओके। यहाँ पर बन गया बच्चों PbS N CH3 COOH बन चुका है, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया है और यहाँ पर जो बनता है ये अवक्षेपण होता है और अवक्षेपण का जो कलर होता है बच्चों ये येलो कलर का अवक्षेपण होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि पीले कलर का अवक्षेपण हमें दिखाई दे रहा है, पीला अवक्षेपण। तो भाई ऐसा अवक्षेपण दिखे आपको परीक्षण के अंदर तो समझ जाइए वहां पर सल्फाइड आ चुका है। और सल्फाइड आता है कहाँ से, H2S गैस से, और H2S गैस कहाँ से आ रही है बच्चों, हमारे लवण जो सल्फाइड आयन रखता है। तो ये हुआ बच्चों पहला परीक्षण। जब हम दूसरे परीक्षण पर एंटर करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। कौन सा बच्चों, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण यहाँ पर देखते हैं। तो टेस्ट नंबर 1 के बाद ये हमें लगता है कि अभी भी आशंका है तो आप टेस्ट नंबर 2 लगा सकते हैं जिसका नाम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अब ये क्या बना है भाई, देखिए यहाँ पे इसमें क्या करना होगा हमें। तो जब हम इस टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जब हम H2S गैस को प्रवेश करते हैं इस विलयन के अंदर तो हमें बैंगनी रंग का वहां पर संकुल यौगिक दिखाई देता है, ठीक है। कौन सा दिखाई देता है बच्चों में, बैंगनी रंग वहां पर प्राप्त होगा। या आप डायरेक्ट एक काम और कर सकते हैं, एक परीक्षण लें उसमें चुटकी भर डाल दें लवण और डाल दें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालते हैं, ठीक है। देखते हैं अभिक्रिया में क्या होता है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से चलती है कि यहाँ पर हमारे पास लवण है जिसमें सल्फाइड आयन है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड Na2 और होता है FeCN5NOS, ठीक है। NOS कहाँ से बना दे भाई हमने, NO प्लस में होता है, NO यहाँ पर है। ये वो बच्चों अपने पास में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का विलयन, और जब हम इसके अंदर मिला देते हैं हमारा लवण तो यहाँ बनता है एक बैंगनी रंग का संकुल दिखाई देगा Na2 FeCN5NOS। तो भाई यहाँ पर इस प्रकार से हमें एक संकुल दिखाई दिया और ये होता कौन सा कलर का, बैंगनी रंग का। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो सल्फाइड था वो यहाँ पर आ चुका है, वो लिगेंड NO+ से अभिक्रिया करके NO से भरा दिया है, तो ये बैंगनी रंग का सॉल्यूशन हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर टेस्ट नंबर 2 से भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे लवण में सल्फाइड आयन उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 देखे बच्चों। यहाँ पर तीसरे नंबर पर आते हैं नाइट्रेट आयन का परीक्षण यहाँ पर हम देखना चाहेंगे। तो 3 हो चुके हैं, 4 पे आते हैं। 4 नंबर पर पास में है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन है, नाम लिख सकते हैं यहाँ पर हम नाइट्राइट ITE आयन। तो भाई नाइट्रेट आयन यहाँ पर आपने नोट किया है। और आगे चलें तो यहाँ से जो गैस निकलती है उसका नाम है बच्चों कौन सा, NO2 गैस है। कौन सी बच्चों यहाँ पर, NO2 गैस। और NO2 गैस की पहचान सबसे सिंपल है कि हमारी केमिस्ट्री में ये बहुत गहरे भूरे रंग की गैस होती है। तो कलर देखकर पहचानेंगे कि गहरे भूरे रंग की गैस होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर
गहरे भूरे रंग की क्या बच्चों ये गैस है। तो भाई गहरे भूरे रंग की गैस होती है और इस प्रकार की गैस प्रयोगशाला में निकलती हुई दिखाई देती है, तो आप हम आशंका लगा सकते हैं कि वहां पर NO2 गैस निकल रही है और उसका जो सोर्स है, स्रोत है, वो नाइट्रेट आयन हो सकता है। अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया को हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कोई भी एक लवण है जिसमें NO2, जब हमने यहाँ पर सोडियम का NaNO3 कर दिया है, 3 नहीं 2 करना है ना, 2 कर दिया हमने यहाँ पर, प्लस हमने मिलाया अपने पास जो था तनु अम्ल, दोनों अम्ल को मिलाते हैं तो बनता है यहाँ पर HNO2 बनेगा, प्लस सोडियम का सल्फेट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया में 2 लिख देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो बच्चों जैसे HNO2 वहाँ पर बनने लगती है तो यहाँ पर HNO2 का डिकम्पोजिशन होता है, ये विघटन करती है अपने यहाँ पर। विघटन के फलस्वरूप हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके 3 अणु परस्पर मिलकर HNO3 बनाते हैं, प्लस NO गैस बनती है, प्लस H2 यहाँ पर बन जाता है। 2 कर देते हैं, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। 3 हाइड्रोजन हमें दिखाई दिए। अब बच्चों जो NO गैस बनी है, जैसे ये वायुमंडल की O2 के संपर्क में आती है तो उसका हो जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप NO2 गैस बनती है और ये क्या बच्चों, भूरी गैस है। भूरे रंग की गैस हमें यहाँ पे दिखाई देने अब लग जाएगी। आपने देखा कि इस प्रकार से बच्चों भूरे रंग की गैस यहाँ पर बनते हुए हमें दिखाई दे रही है, तो NO2 गैस वहाँ पर उपस्थित है। इस प्रकार से हम यहाँ पर पहचान सकते हैं कि आयन का जो सोर्स है, जो गैस का जो सोर्स है वो NO2- आयन होगा। फिर भी आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप चाहते हैं इसका 1-2 निःशब्द परीक्षण लगाना चाहते हैं तो आप वहां पर लगा सकते हैं। जब हम इसकी बात करें तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हम देखें बच्चों कि यहाँ पर यदि हम इसकी बात करेंगे तो सबसे बेस्ट यहाँ पर जिसका परीक्षण होता है वो होता है ब्राउन रिंग वलय टेस्ट। कौन सा बच्चों, ब्राउन रिंग वलय टेस्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके लिए ब्राउन रिंग वलय टेस्ट। तो यहाँ पर नोट किया हमने, टेस्ट नंबर 1, भूरी वलय संरचना, भूरी वलय ब्राउन रिंग परीक्षण। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर टेस्ट में इसके लिए आपको वापस से एक परीक्षण लेनी है, साफ स्वच्छ सूखी हुई, और उसके अंदर आप मिला देंगे बच्चों क्या, वहां पर फेरस सल्फेट जो ताजा बना हुआ है उसका सॉल्यूशन मिलाना है। और साथ ही बच्चों वहां पर आपको उसमें थोड़ा सा अम्लीय माध्यम देने के लिए आप डाल सकते हैं, वहां पर एसिटिक एसिड डाल सकते हैं या तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी यहाँ पर ताजा फेरस सल्फेट की, और साथ में होगा हमें यहाँ पर थोड़ा अम्लीय माध्यम चाहिए, आवश्यकता है यहाँ पर हमें इसकी, है ना। इसके अंदर में क्या मिलाना बच्चों, इसके अंदर में मिलाना है HNO2 को, जिससे परीक्षण वहां पर दिखाई देगा। अभिक्रिया कैसे होती है आइए देखते हैं। तो जो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले होता ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास में HNO2 है, नहीं ये तो क्या हमें डालना है इसके अंदर लवण, है ना, NO2- वाला कोई लवण डालना है। तो भाई यहाँ पर देखा आपने कि जहां पर लवण है अपने पास में वो NO2- रखता है यदि, और हमने इसको डाल दिया है दोनों के विलयन में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा अम्ल है हमने लिया पर अम्ल कौन सा, ये ले लिया हमने, एसिटिक एसिड ले लिया है। तो दोनों की अभिक्रिया सबसे पहले होगी और दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, यह बनता है बच्चों अपने पास में CH3 से बोलो माइनस प्लस HNO2 बन जाएगा। ओके, ये बनेगा। और HNO2 जिससे बनता है तो उसका विघटन होगा, विघटन अभी हमने किया था, NO2 बनाया और इसका विघटन हुआ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा HNO3 प्लस 2NO प्लस यहाँ पर बना H2O बन जाएगा। तो भाई हमने क्या किया, हमने पर ताजा अम्लीकृत फेरस सल्फेट के विलयन में लवण डाल दिया है, या HNO2 भी डाल सकते हो आप डायरेक्ट, आप हमने यहाँ पर लवण को डाला NO2- वाले आयन को। अब देखिए क्या होगा बच्चों आगे नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास में ताजा था फेरस सल्फेट, तो यहाँ पर 2 आयन मिले हमें फेरस सल्फेट, और यहाँ पर NO गैस निकल रही है तो हमने यहाँ पर NO भी लिया, विलयन के रूप में H2 भी हमने मिला दिया है,
और बच्चों ये सारे के सारे यहाँ पर परस्पर मिलकर क्या करते हैं, परस्पर मिलकर बनाते हैं FeS2O कितना 5NO और SO4 टाइप का एक संकुल, इसको बोलते हैं हम ब्राउन रिंग, ब्राउन रिंग भूरी वाले कहते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, कहने का मीनिंग ये हुआ कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लेनी परखने ली और परखने के अंदर आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक मिला देना है आपको यहाँ पर क्या, फेरस सल्फेट का अम्लीकृत सॉल्यूशन। ये हो गया FeSO4 प्लस अम्लीकृत क्या है बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन था। और बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सावधानी पूर्वक हम यहाँ पर मिला देते हैं, यहाँ पर मिला देते हैं NO2- वाला विलयन। और जब ये दोनों विलयन बच्चों यहाँ पर मिलेंगे, दोनों विलयन यहाँ पर जब मिलेंगे तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि जब दोनों ये मिलते हैं विलयन, तो जहाँ पर भी मिलेंगे वहाँ पर हमें एक भूरी कलर की वलय यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो दोनों के जंक्शन पर जहाँ पर दोनों विलयन मिलते हैं वहाँ पर हमें एक भूरी वलय बनती हुई दिखाई देगी। ये हो गया आपके पास में कौन सी, ब्राउन रिंग। और ऐसी वलय बनी तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर इस प्रकार संकुल बना है और संकुल में NO आया है और NO का जो सोर्स था वह HNO2 था और HNO2 का जो सोर्स है वह NO2 वाला लवण है। ठीक है, इस प्रकार से हम NO2 को यहाँ पर आसानी से पहचान सकते हैं। तो बच्चों इसके मुख्य यहाँ पर क्या है, टेस्ट माना जाता है। बच्चों हम लास्ट नंबर पर देखें, लास्ट नंबर पर अपने पास आता है यहाँ पर NO2 हो चुका है, 5 नंबर पर हम लिखें तो इस समूह में हमें मिलता है CH3COO-। इसका नाम याद है आपको, तो नाम बोलते हैं हम एसीटेट आयन है। और यदि हम इसमें अभिकर्मक मिलाएंगे तो इससे जो गैस निकलती है उसका नाम होगा COOH। ठीक है, तो भी यहाँ पर इस प्रकार की गैस निकलेगी और ये गैस जो निकलती है इसकी जो गंध है वो सिरके के समान इसकी क्या होती है बच्चों, गंध होती है। ठीक है, सिरका जो अचारों में सब्जी में डालते हैं हम, उसकी जैसे इसकी यहाँ पर स्मेल आती है, या ताजा फलों की तरह भी इसकी हमें प्रारंभ में स्मेल दिखती है जो बाद में सिरके जैसे हमें फील होने लगती है। तो ये कैसे निकलती है, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो बच्चों लवण दिया गया है मान लेते हैं, उसके अंदर अपने पास में एसिटेट आयन है, ये N है। हमने क्या मिलाया, हमारा अभिकर्मक तनु H2SO4 मिला दिया है, दोनों की अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर बनेगा क्या, CH3COOH बनेगा। साथ ही क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर सोडियम का सल्फेट भी बन जाएगा प्लस Na2SO4 बन जाएगा। तो बच्चों इसकी जो स्मेल है, एक गैस है यहाँ पर, इसकी स्मेल कैसे होगी, यहाँ पर सिरके के समान हमें दिखाई देगी। सिरके के समान गंध आती है तो हम कह सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर CH3COO- आयन उपस्थित है। फिर भी हम चाहते हैं कि एक दूसरा हम टेस्ट लगाएं ताकि कंफर्म हो जाए कि ये वास्तव में वही गैस है या नहीं है। तो इसका हम टेस्ट एक बार लगा कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर, यदि मैं इसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालता हूँ, है ना, टेस्ट नंबर हमने लिया 1, टेस्ट नंबर 1 है कि यदि हम यहाँ पर प्राप्त जो आयन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यदि मैं इसको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालता हूँ तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर बन जाता है इसका अवक्षेपण CH3COOAG बनेगा। कलर में होगा ये कौन सा, व्हाइट कलर का मिलेगा। और व्हाइट कलर का अवक्षेपण बना तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर वास्तव में क्या बच्चों, वहाँ पर एसिटेट आयन वहाँ पर उपस्थित है। तो जो नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, यदि नेक्स्ट नंबर की मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर फेरिक आयन के साथ भी देख सकते हैं। टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 2 में हमने नोट किया कि यदि आपके पास में यहाँ पर CH3COO- आयन है और मैं यहाँ पर लेता हूँ Fe+ आयन वाला कोई लवण और दोनों की हम अभिक्रिया यहाँ पर कराते हैं तो यहाँ पर बनता है क्या, FeCH3COO क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 बन जाएगा। ठीक है, कलर में मुझे दिखा देगा ये लाल कलर का, लाल कलर का ये अवक्षेपण होगा और लाल कलर का अवक्षेपण है तो वहाँ पर एसिटेट उपस्थित होगा 100%। तो देखा बच्चों, हमने इस प्रकार से हम समूह ए के सभी आयनों का हमने परीक्षण यहाँ पर लगा लिया है। तो उनको पहचानने का तरीका, निकलने वाली गैस और अच्छी तरह पहचानने का जो तरीका है वो क्या बच्चों, उनके निशात्मक परीक्षण होते हैं। तो अभी समूह बी बाकी है, सी बाकी है, उसके बाद में हमारे पास पे क्षारीय मूलक बाकी है, तो इनको हम जल्दी से फिनिश करेंगे। तो आप इन सबको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ, के साथ में। थैंक यू आज के लिए।